नमस्कार सभी को। आज एक विषय पर चर्चा हेतु मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज मैंने एक वीडियो देखा। यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं, तथाकथित संदीप माहेश्वरी जी। उनका नई शिक्षा नीति के विषय के ऊपर एक व्याख्यान जो कि उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया था वो देखा, और उसमें उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से इतिहास और संस्कृत को स्किप कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। मैं सविनय आपसे कहना चाहता हूँ कि इतिहास को हटा देने के बाद क्या भारतीय संस्कृति का समग्र ज्ञान छात्रों को हो पाएगा? इतिहास पुराणाभ्याम कहा जाता है। किसी भी देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा उसके इतिहास से जानी जाती है। इतिहास ऐसा निश्चित रूप से था, ये इतिहास का मतलब होता है। जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, जितने तथ्य होते हैं, वो सब इतिहास में वर्णित होते हैं। आपने कहा कौन कब मरा, कब किसका जन्म हुआ, इसको याद करने की क्या ज़रूरत है? आवश्यकता है, इसे याद रखने की आवश्यकता है। हम कौन हैं, हमारे दादा परदादा कौन थे, हम कब हुए, हम कहाँ से आए, ओरिजिन क्या है, हमारा मूल क्या है। मूल को जानना, जड़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उस मूल को जानने के लिए इतिहास बहुत ज़रूरी है। आपने कहा गूगल सर्च पर जो है कोई भी डाटा सर्च कर लिया जाएगा, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्या है? महाशय, गूगल पे आउटपुट आपको तभी आता है जब उसमें पहले से कुछ इनपुट किया गया हो। वो इनपुट सामग्री आप कहाँ से लाएंगे अगर इतिहास और पुराणों को हटा दिया जाएगा? मान लीजिए आप कहेंगे कि अभी से उपलब्ध हैं, आज से 50 वर्ष बाद जब धीरे धीरे वह इतिहास मिटने लगेगा, तब वो कहाँ से आएगा? आपने कहा कि पढ़ाई में आधा खेल और आधा सिद्धांत होना चाहिए। वस्तुतः आपने कहा थ्योरी जो है वो उचित नहीं होती है। सिद्धांतों के बिना कैसे प्रायोग संभव है? केवल सिद्धांतों का ज्ञान कर लेने मात्र से ये मैं कहूँगा कि प्रायोगिक भी जरूरी होता है, किंतु सिद्धांतों को नकारा नहीं जा सकता। अभिलेख जो हमारे पुरातन हैं, उन अभिलेखों में प्राप्त होता है कि इस देश की स्थिति क्या थी। राम जन्मभूमि का भी निर्णय आया, उसमें मुख्य आधार इतिहास ही रहा, पौराणिक अभिलेख ही रहे। और हमारे संस्कृत के शास्त्रों में कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है वो उस समय के इतिहास को बताती है और उस समय के भौगोलिक क्षेत्र को बताती है। कालिदास का जो मेघदूतम है वो उस समय की भौगोलिक स्थिति को बताता है, आप उसे नकार नहीं सकते। रामायण, महाभारत, ये सब इतिहास ग्रंथ हैं। तो आपका तात्पर्य इन सब से है कि ये रामायण महाभारत सब हटा दिए जाएं? संस्कृत तो यही कहती है कि इतिहास ग्रंथ मतलब रामायण महाभारत। संस्कृत में तो इतिहास को शास्त्र कहा गया है। कश्मीर निवासी आचार्य मम्मट जब काव्य प्रकाश लिखते हैं
तो उसमें कहते हैं आदिग्रहणात् इतिहासादीनांच विमर्शनात् व्युत्पत्ति ही। आदि शब्द से इतिहास का ग्रहण करते हैं। छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम काव्यानांच विमर्श आदिग्रहणात् इतिहासादीनांच विमर्शनात् व्युत्पत्ति। शास्त्रों में उसे लेते हैं। इतिहास जो है वो शास्त्र है। आपने कहा नोट पर गांधी जी की फोटो है इसीलिए उनके बारे में जानना जरूरी। आप बच्चों को क्या सीख देना चाहते हैं? स्वार्थ की पराकाष्ठा सिखा रहे हैं आप कि धन दौलत जो आपके स्वार्थ की वस्तु है उसके बारे में आप जानकारी रखें और अन्य ऐतिहासिक तथ्यों को आप भुला दें? ये उचित नहीं। आपने कहा संस्कृत जो है वो यूजलेस है, अनुपयोगी है। पीछे से कुछ बच्चों ने कहा संस्कृत को हटा दी जाए, पंजाबी हटा दी जाए। मातृभाषा जो है वो बच्चे के जन्मजात गुणों से अनुरक्त होती है, अटैच होती है। बच्चा सबसे पहले अपनी मातृभाषा को सीखता है और किसी भी विषय या किसी वस्तु को सबसे अच्छी तरह से वह मातृभाषा में ही जान सकता है। और ऐसी मातृभाषाओं का जो है अज्ञान, छात्रों का अपनी मातृभाषा के प्रति अरुचि, यह अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे वो कोई भी मातृभाषा क्यों ना हो। संस्कृत, आपने कहा संस्कृत में जितनी किताबें हैं उनका सबका अनुवाद हो चुका है। हिंदी या इंग्लिश में सबका ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। आपको पता है संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख से अधिक शब्द हैं और लाखों ग्रंथ हैं। क्या उन सभी ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है? नहीं हुआ है। और इससे कहीं अधिक शब्द और बन सकते हैं। संस्कृत में कहा गया है उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। एक वर्ब है केवल, हरिहरणे। उस एक वर्ब से केवल सफिक्स का प्रयोग करते हुए कई शब्द बन गए हैं। और पाणिनीय जो लगभग 4000 धातुएं हैं, उन धातुओं में कई प्रकार के सफिक्स, कई प्रकार के प्रीफिक्स, और सफिक्स के तो कई, प्रत्ययों के तो कई भेद हैं। उन प्रत्ययों से कई शब्द बनेंगे। अनंत शब्दावली वाली संस्कृत भाषा है। वस्तुतः संस्कृत केवल भाषा मात्र नहीं है। संस्कृत के लिए वाङ्मय शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत वाङ्मय, यह ज्ञान का भंडार है, विज्ञान का भंडार है। यह केवल मातृभाषा नहीं है, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं की तरह यह भाषा मात्र नहीं है, उससे कहीं अधिक बढ़कर है। आपने कहा कि आपने किसी माँ बाप को संस्कृत में बात करते हुए देखा है? आप अपने ज्ञान को अपडेट करें। हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं जहां पूरा का पूरा गांव संस्कृत बोलता है। चाहे वो मध्य प्रदेश का झीरी ग्राम हो, चाहे वो कर्नाटक का ग्राम हो, चाहे वो उड़ीसा का ग्राम हो, पूरा का पूरा गांव संस्कृत बोलता है। लाखों लोग आज भी संस्कृत में बात कर सकते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, उसके साथ देश के 17 संस्कृत विश्वविद्यालय जहां पर पढ़ाई लिखाई का सारा माध्यम संस्कृत है। लाखों छात्र वहां से रजिस्टर्ड हैं। क्या उन्हें आप संस्कृत पढ़ता हुआ बोलता हुआ नहीं मानेंगे?
आपके कोचिंग सेंटर में या एक मोटिवेशनल स्पीच सेंटर में जो है कुछ कूप मंडूक के समान बैठे हुए बच्चे, जिन्हें अन्य बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान है नहीं, ऐसे बच्चों को आप भ्रमित कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। संस्कृत भाषा को आपने उपहास का जो है केंद्र बनाया। त्वम किं करिष्यामि, अहम खाना बनाइष्यामि। किसी भाषा का अपमान उचित नहीं होता है। एक बार हमने सुना कि आपने कहा था कि भगवत गीता का जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ था। उस श्लोक ने मेरी जिंदगी जो है बदल दी, मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। और आज उसी भाषा के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं कि इसे स्किप कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। संस्कृत संभाषण को, स्पोकन संस्कृत को आप एक हरकत शब्द का प्रयोग किया आपने। वो हरकत आप कह रहे हैं जो अत्यंत वैज्ञानिक है। जर्मनी आदि देशों में जहाँ पर शोध हो रहे हैं, विद्यालयीय स्तर पर जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जा रही है, ऐसे वैज्ञानिक भाषा को आप, या ऐसे वैज्ञानिक भाषा में संभाषण को आप हरकत कह रहे हैं, उचित नहीं है। बाल मनोविज्ञान होता है कि बच्चे खेलना कूदना चाहते हैं, तो क्या बच्चे 24 घंटा खेलना चाहते हैं, तो क्या उनको 24 घंटे खेलने दिया जाए? स्कूल बंद कर दिए जाएं, शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी जाएं, ग्राउंड्स क्रिएट कर दिए जाएं, प्लेग्राउंड्स, बच्चे खेलें केवल, यह उचित नहीं है। आपने कहा कि हमने हिंदी जो है वो बिना पढ़े ही सीख ली। क्या हिंदी का अक्षर ज्ञान नहीं कराया गया आपको? क्या देवनागरी लिपि में क ख ग घ आपको लिखना नहीं सिखाया गया? क्या आप जन्मजात शुद्ध हिंदी बोलने लगे थे? क्या आपके माता पिता ने गलत हिंदी का प्रयोग करते समय आपको टोका नहीं, सिखाया नहीं, बताया नहीं, सुझाया नहीं? अवश्य किया होगा। वो शिक्षण का अंग नहीं है? अवश्य शिक्षण का ही अंग है। थ्योरी को, सिद्धांत को बकवास कहना, यह अत्यंत अनुचित बात है। आपने कहा संस्कृत की आवश्यकता क्या है, उसके हम अनुवाद को पढ़ने में, जो ओरिजिन का, जो मूल का जो तत्व होता है, उसका जो गुण होता है, वो क्या अनुवाद में मिल सकता है आपको? संस्कृत शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या एग्जैक्ट उसका अनुवाद हो सकता है? पहले संस्कृत में जो श्लोक लिखे हुए उनका जो है इंग्लिश में अनुवाद किया जाए, फिर उसका हिंदी में अनुवाद हो, फिर हिंदी में उस हिंदी अनुवाद को पढ़ करके फिर आप अपने विचारों के अनुसार उसका प्रतिपादन करें, फिर छात्र जो है आपके व्याख्यान के अनुसार उस विचार को जो है संग्रहित करें। पांचवें स्तर की संस्कृत हो जाएगी, वह ज्ञान, वह तत्व जो है 5वें स्तर का हो जाएगा। ये उचित तो नहीं लग रहा है। कैसे आप जो है वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि को जो है व्याख्यायित करेंगे? आपने कहा गूगल पे सब मिल जाता है। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रुदुदुः पन्नगाः सर्वे हा हा शंकर शंकर। क्या इसका अनुवाद गूगल मिल सकता है? और मान लीजिए किसी ने इसका अनुवाद कर भी दिया तो क्या आएगा? शंकर जी को गिरा हुआ देख करके पार्वती प्रसन्न हो गई और सारे सांप जो है रोने लगे, हाय शंकर जी। ये अनुवाद आएगा गूगल में आपका। लेकिन ये तो अनुवाद नहीं है, यहाँ पर कोडिंग है। इस श्लोक में कोडिंग है। शंकर शब्द का अर्थ शंकर नहीं है। शंकर शब्द का अर्थ चंदन का वृक्ष है। पार्वती शब्द का मतलब गौरी पुत्री नहीं है। पार्वती शब्द का मतलब पर्वत पर रहने वाली स्त्री है, इत्यादि। ये गूगल ट्रांसलेशन इसका नहीं कर सकता। संस्कृत इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि आप इसे जो है
सामान्य भाषा के अनुवाद की तरह नहीं मान सकते। आपने इनोवेशन की बात की, चिंतन कल्पना की बात की। बच्चों का, छात्रों का चिंतन ब्रॉड होना चाहिए, कल्पना शक्ति उनकी मजबूत होनी चाहिए। दशकुमार चरितम, जहां पर एक लाइन एक राजा के लिए, राजहंसो नाम भूपो बभूव, राजहंस नाम का राजा हुआ। केवल इस बात को कहने के लिए कवि की आप कल्पना शक्ति देखिए। तत्र वीर फटपटलोत्तर तुरंग कुंजर मकर भीषण सकल रिपुगण कटक जलधि मथन मंदरायमाण समुद्दंड भोदंड पुरंदर पुरांगन वन विहरण परायण तरुण गणिका गण जयगी मानयाति मानया शरदिंदु कुंद घनसार सार निहार हार मृणाल मराल सुरगज नीर क्षीर गिरिशाटहास कैलाश काश निकाश कांति कांत्याभिता सुरभिता स्वरलोक शुश्रो रूरच रत्नायत वेकला धरणी रमणी सौभाग्य भोग्य भाग्यवान अनमृत याग दक्षिणा रक्षित शिष्ट विशिष्ट विद्या संभासुर भूसुर निकर राजहंसो नाम गंधर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य हृदय निर्बद्ध रूपो भूप बभूव। केवल एक लाइन, राजहंस नाम का राजा हुआ। कैसा हुआ वो? कल्पना शक्ति 15 लाइन में। ये वैज्ञानिकता आपको और कहीं किसी भाषा में मिलेगी? आप कहते हैं कि संस्कृत का क्या पर्याय है, संस्कृत का औचित्य क्या है? संस्कृत के बिना, संस्कृत के ज्ञान के बिना आप अपने नाम का जो है व्याख्या नहीं कर सकते। आप कैसे करेंगे? सम उचित रूपेण दीपः संदीपः, जो उचित रूप से प्रकाशित करे, ज्ञान का प्रसार करे, वो संदीप है। और आप जो है ऐसा प्रचार कर रहे हैं। संस्कृत का ज्ञान अगर नहीं होगा तो कैसे जो है छात्रों, आज कितने छात्रों को ये पता होगा कि सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है? क्या उन्हें पता है कि एक दिन में जो है 24 होराएं होती हैं प्रत्येक ग्रह की, और साथ साथ होराओं का टर्म जब पूरा होता है और चौथी होरा जब रिपीट होती है तो वो अगला उस ग्रह के अनुसार होता है। और वो ग्रह जिस तरह से हमारे भूमंडल में है उस तरह से उनका क्रम स्थापित किया गया है। और प्रतिदिन सूर्योदय के समय उस चौथे ग्रह की होरा होती। इस कारण से सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार आता है। ये कितने छात्रों को ये पता होगा? और अगर संस्कृत नहीं होगी तो और पता नहीं होगा। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये जो हमारे हिंदी माह हैं, संस्कृत माह हैं, इनका नाम चैत्र क्यों है? कितने छात्रों को पता है कि जो है चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है, इसलिए उसका नाम चैत्र होता है। वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन विशाखा नक्षत्र होता है, इस कारण से उस माह का नाम विशाखा होता है। ये संस्कृत का ज्ञान है। नक्षत्रों की जो आकाश में स्थिति होती है और उस स्थिति के अनुसार जो चित्र बनता है, उस चित्र के अनुसार उन नक्षत्रों के नाम होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु इत्यादि। उन नक्षत्र समूहों के अनुसार जो राशियां बनती हैं, उन राशियों का जो एक स्वरूप होता है आकाश मंडल में, उसके कारण उनका नाम पड़ा है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह इत्यादि। यह संस्कृत भाषा केवल भाषा नहीं, संस्कृत वांग्मय है। जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो संस्कृत लैंग्वेज है, लेकिन जब संस्कृत ज्ञान विज्ञान की परंपरा से जुड़ जाता है तो वह संस्कृत वांग्मय होता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित, आपने कहा कि जो है इतिहास इत्यादि को रटाया क्यों जाए, इसे कथाओं में पढ़ाया जाए। हमारे यहाँ वही परंपरा आ रही है। कहानी चल रही है राम की, और उस राम कहानी में कालिदास ने रघुवंशम में लिखा, छाया ही भूमे शशिनो मलत्वात् लोकापवादो बलवान मतों में। लोकापवाद की चर्चा कर रहे हैं। मानता हूं कि लोकापवाद जो है वो सत्य नहीं होता, फिर भी मैं उस पर विश्वास करना पड़ेगा मुझे। क्यों?
ये ठीक उसी तरह जिस तरह से मैं जानता हूं कि चंद्रमा के ऊपर कलंक नहीं होता, पृथ्वी की छाया होती है। पृथ्वी की छाया के कारण जो है चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्रमा मलिन होता है, अंधकारमय हो जाता है, तथापि लोग कहते हैं कि वह चंद्रमा की मलिनता है। कथा के माध्यम से बताया गया। नैषधीय चरितम में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की चर्चा हुई, कथा के दौरान हुई। तदोजशस्तद्यशस्थिताम वृथेर चित्तम कुरुते यदा यदा तनोति भानो परिवेश कैतवा तदा विधे कुंडलनाम विधोरपि। परिवेश शब्द का प्रयोग, कैतव परिवेश कैतवात, वो परिवेश जो होता है वो चंद्रमा सूर्य का जो ढक जाना होता है वो एक छल होता है, वो स्थिर चीज नहीं होती है, वो आकाशीय घटना होती है। कथाओं के माध्यम से बताया गया है। और इस कोरोना काल में हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृत परंपरा, शास्त्रों की परंपरा में जो लिखा गया है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा इत्यादि जो लिखे गए हैं आचार व्यवहार इत्यादि के लिए, वो सब उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आज देखिए आप, कोई हैंडशेक नहीं कर रहा है, सब नमस्कार कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि ये कहाँ लिखा है संस्कृत शास्त्रों में कि पहले के लोग जो है वो दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करते थे। लिखा है। कालिदास रघुवंश महाकाव्यम में द्वितीय सर्ग में लिखते हैं कि जब राजा दिलीप के सामने उस मायावी सिंह ने नंदिनी को दबोच लिया, तब उसे बचाने के लिए राजा दिलीप ने अपने दोनों हाथ जोड़े। ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्दः वंशस्य कर्ता रमनंत कीर्तिम सुदक्षिणायाम तनयम याचे। जब आशीर्वाद मांगने लगे वह नंदिनी से, तब उन्होंने जो है नंदिनी के हाथ जोड़े, दोनों हाथ। ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जित वीर शब्दः, वे अपने दोनों हाथों को समीप में लाए, उनको जोड़ा, उन्होंने नमस्कार की मुद्रा बनाई। और हमारे यहाँ जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, संध्योपासन होते हैं, उसमें कई प्रकार की मुद्राएं बनाई जाती हैं। तो सब प्राचीन परंपरा चला आ रहा है। और वो सारी मुद्राएं आयुर्वेद के अनुसार रोगों को दूर करने वाली होती हैं। आज योग इतना प्रसिद्ध है, उस योग में आप आसन प्राणायाम तो सीख लिए या उसके बारे में जान गए, लेकिन उसके पहले जो यम नियम है वो तो छूट गया। और कहा गया है प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोगस्य संभवः। अगर यदि प्राणायाम उचित रूप से किया जाए तो सभी रोगों का नाश होता है, किंतु अगर यम नियमादि नियमों का पालन न करते हुए अनुचित रूप से किया जाता है तो वही प्राणायाम घातक हो जाता है। तो अधूरा ज्ञान जो है वो बड़ा खतरनाक होता है, और समग्रता का ज्ञान आपको संस्कृति दे सकती है। वसुधैव कुटुंबकम की बात चलती है। गूगल ट्रांसलेशन इसका क्या आएगा? जो किसी ने किया होगा, क्या किया होगा? सारी पृथ्वी जो है वो कुटुंब के समान है। सारी पृथ्वी कुटुंब मान लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पाकिस्तान को ही मानना पड़ेगा हमको कुटुंब। वसुधा एव कुटुंबकम, यहाँ पर वसुधा शब्द का क्या अर्थ है, वसु शब्द का क्या अर्थ है, उसको धारण करने वाली वसुधा का क्या अर्थ है, एव शब्द का क्या अर्थ है। अगर वसुधा स्त्रीलिंग में है तो कुटुंबकम नपुंसक क्यों हो गया? वसुधा एव कुटुंबिनी होना चाहिए था, वसुधा एव कुटुंबकम क्यों हुआ? वहां पर नपुंसक लिंग का प्रयोग जो है वो किस उद्देश्य से किया गया है? ये डीप अर्थ जो है ये कौन बताएगा? ये कैसे आपको आए? कौन सा गूगल आपको इसका जो है डेफिनेशन बताएगा? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है, क्या इसका एग्जैक्ट गूगल ट्रांसलेशन हो सकता है? चातुर्वर्ण्यम, यहां इसकी केवल मैंने चार जो है जातियां बनाई, वर्ण शब्द का अर्थ जाति है नहीं,
गुण कर्म विभागशः, गुणों से और कर्म से जो है वर्ण व्यवस्था थी, और आज संस्कृत की अज्ञानता ने उसको जाति में जो है ला दिया है, और कुछ महाबुद्धिमान लोग उसे जो है जातिवाद का जो है बिंदु मानते हैं। अज्ञानता, और पहले से संस्कृत की इतनी अज्ञानता है और आप उसे भी समाप्त कर देना चाहते हैं, जिससे और पूरा समाप्त हो जाए, सारा कुछ, सारे तथ्य समाप्त हो जाएं। ये उचित नहीं है। अतः संस्कृत वाङ्मय ज्ञान का भंडार है, इसे केवल भाषा मात्र न माना जाए और इसकी वैज्ञानिकता को पहचानते हुए इसका प्रचार प्रसार हो, और यह संस्कृत केवल संभाषण की भाषा न हो करके ज्ञान विज्ञान के शोध की भाषा हो, संस्कृत वाङ्मय के शोध हों। कितनी पांडुलिपियां जो हैं जलाई गईं, तथापि पुणे में, श्रीनगर में, दक्षिण भारत में कई केंद्रों में लाखों पांडुलिपियां हैं जिनमें ज्ञान का अथाह भंडार भरा हुआ है। अगर इस संस्कृत भाषा को समाप्त कर दिया गया तो वो पांडुलिपियां, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स केवल कागज की पोथी या ताड़पत्रों की पोथी बनकर रह जाएंगी। क्या आप यही चाहते हैं? मुझे नहीं लगता आप ये चाहते होंगे। आप छात्रों को अभिभाषण देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका उद्देश्य होगा कि भारत जो है वह अपने विश्व गुरुता को पुनः प्राप्त करे, और भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है तो पुनः हमें संस्कृत की शरण में जाना होगा। आज जब पूरा विश्व संस्कृत की वैज्ञानिकता को स्वीकार कर रहा है, तो आप जैसे विख्यात और प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा, जिसके YouTube पे 16 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपरिपक्व व्याख्यान ये उचित नहीं होता है। अतः आप इसे सुधारें और इस संदर्भ में आगे आकर के संस्कृत भाषा की महत्ता को उजागर करें, और संस्कृत संबद्ध जानकारियों को आप प्रबुद्ध करें, अपने डाटा को अपडेट करें, अपने ज्ञान को अपडेट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।